We have to put Pakistan. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तारीख साज समाअत हुई है। वजीर आजम पेश हुए हैं। हुकूमत को 12 दिन मिले हैं, मगर मुबस्सरीन कहते हैं कि फैसला न सिर्फ तौहीन अदालत का होगा, अब मामला सदारती इस्तिस्ना का भी तय होने जा रहा है। उनको नारे लगा लेने दें, चीफ जस्टिस मेरा भी तो है, ऐसी क्या बात है। ये पीछे नारे चौधरी एतजाज अहसन एक बाउसूल लॉयर और सियासतदान का इमेज रखते हैं। इस इमेज को बचाने की जद्दोजहद वो अब करते नजर आ रहे हैं। क्या वजीर आजम फौज के मुताल्लिक बयान पर फंस गए हैं? फौज के सरबराह के पास क्या रास्ता है कि वजीर आजम अपने बयान को बदले या फौज के सरबराह अपना वक़ार बहाल कराएं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जाली वोटर्स लिस्ट की बुनियाद पर आने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात फिलहाल मुअत्तल कर दिए हैं। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान की तारीख में, अदलिया की तारीख में एक बहुत अहम दिन था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी तौहीन अदालत के नोटिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। इल्ज़ाम उन पर यह है कि 2 साल से ज़ायद गुजर जाने के बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के NRO के फैसले पर मिनवन अमल नहीं किया। बावकार तरीके से वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए। बावकार समाअत हुई। वज़ीर आज़म ने अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किया और मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल नहीं किया तो उसकी बुनियाद आइन की शिक 248 है, जिसमें वज़ीर आज़म के मुताबिक सदर को इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए उन्होंने ये ख़त नहीं लिखा। आज की अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म ने मुख्तसर तकरीबन 7 मिनट का फिल्मी बयान पढ़ा। इसमें माफ़ी नहीं थी इस मामले के हवाले से। वो नहीं समझते कि उन्होंने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया या भूल चूक हुई है। उनकी पोजीशन ये थी कि उनके ख्याल में ये ख़त नहीं लिखा जाना चाहिए क्योंकि आइन के तहत सदर को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। पहली बार इस केस में हुकूमत ने इस मौक़िफ़ का ऐलान किया है। इससे पहले 2 साल के दौरान ना इस केस की समाअत के दौरान ना नज़रसानी की समाअत के दौरान एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में विफाक़ पाकिस्तान की जानिब से इस मौक़िफ़ का इजहार किया गया था। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज इस मौक़िफ़ का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट में ये बयान इंतहाई तहम्मुल से सुना गया और उसके बाद उनके मायनाज़ वकील चौधरी एतजाज़ अहसन ने अपना बयान दिया और उन्होंने जिस चीज़ का इजहार किया वो जो वज़ीर आज़म कर चुके थे, यानी कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए ये ख़त नहीं लिखा जाता। ये बहुत अहम बात है और आज की पूरी समाअत का निचोड़ ये है कि न सिर्फ ये कि अब इस बात का फैसला होना है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2 साल से ज़ायद अरसे तक इस फैसले पर अमल दरामद ना करके तौहीन अदालत की है और क्या तौहीन अदालत की सज़ा उनको अब मिलनी चाहिए। अब ये भी फैसला होने जाना है कि क्या वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो इस्तिस्ना क्लेम कर रहे हैं, सदर को वो इस्तिस्ना हासिल है या नहीं। नाजुक मामला है। हुकूमत ने जानबूझकर इसे इससे पहले कोर्ट के सामने पेश नहीं किया था क्योंकि अगर ये मामला सेटल हो जाता है तो सदर को हासिल आइनी इस्तिस्ना आइन की शिक 248 के तहत जो हासिल है वो ख़त्म हो जाएगा और पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। मुल्क के अंदर जो मुकदमात NRO के तहत उनके खिलाफ ख़त्म हुए थे उनका दोबारा इजरा हो सकता है और सदर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सदर को इस्तिस्ना ख़त्म होगा तो स्विस अथॉरिटीज़ को जो ख़त लिखा जाएगा उसमें नहीं लिखा जाएगा कि सदर को पाकिस्तान में इस्तिस्ना हासिल है। यही वो मौक़िफ़ था जिस पर अब तक हुकूमत का इसरार था, जिसकी तर्जुमानी साबिक वज़ीर क़ानून बाबर आवान करते रहे थे, जिसमें आज बड़ी तब्दीली आई है। लेकिन एतजाज़ अहसन और शायद वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी आज भी तैयार नहीं थे कि इस्तिस्ना के मामले पर बहस शुरू हो जाए और इस्तिस्ना के मामले को कोर्ट सेटल करे। लेकिन बिल आखिर आज ये सिचुएशन पैदा हुई जिसकी वजह से आज एतजाज़ अहसन को कहना पड़ा कि मामला ये नहीं था मगर अदालत ने उन्हें मजबूर किया है, इसलिए वो इस्तिस्ना के हवाले से दलाइल देंगे। मैं 248 पे भी बात करूंगा। अदालत ने चूंकि इस बारे में मुझे मजबूर किया है, मैं समझता हूं कि इशू दूसरा था
पर अदालत के हुक्म के तहत सर तस्लीम खम है और मैं 248 पर भी अदालत को इंशाअल्लाह उनको सेटिस्फाई करूँगा, उनकी तसल्ली कराऊँगा कि ये जो अमला है इसमें इस्तिस्ना मुकम्मल है। जनाब एजाज अहसन वाज़ेह तौर पे कह रहे थे कि उनकी स्ट्रेटजी में, हिकमत अमली में शायद ये बात शामिल नहीं थी कि सदर के इस्तिस्ना का दिफा किया जाए, लेकिन अब मामला हो गया है कि उन्हें सदर के इस्तिस्ना का दिफा करना है। इसीलिए उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अदालत ने उन्हें मजबूर किया है, यानी कि एक नई सूरत हाल पैदा हुई है। बाद मुबस्सरीन के नज़दीक कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि चौधरी एजाज अहसन नमाज बख्शवाने गए थे, रोज़े उनके गले पड़ गए हैं, क्योंकि अब फैसला होना है न सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म ने तौहीन अदालत की है या नहीं, बल्कि अब इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि सदर आसिफ अली जरदारी को फौजदारी मुकदमात में भी इस्तिस्ना है या नहीं। बहुत अहम ये मोड़ होगा। इस हवाले से पाकिस्तान के मुमताज़ माहिरीन आईन व कानून कहते हैं कि ये वाकई एक नया मोड़ आ गया है इस केस में और इसकी वसअत में बेपनाह इजाफा हुआ है। इस पर इजहार करते हैं पाकिस्तान की इसी हुकूमत के साबिक़ अटॉर्नी जनरल जनाब अनवर मंसूर खान। 248 का अब फैसला हो जाएगा, इसलिए कि उन्होंने ये अब ग्राउंड ले लिया है और ये ग्राउंड लिया है उस पे आकर कि हमें इसके ऊपर इसका रीज़न हमारा ये है कि 248 यहाँ पर है, इसलिए हम ख़त नहीं लिख रहे हैं। तो जब ये बात उन्होंने कर दी तो ज़ाहिर है कोर्ट को ये डिटर्मिन करना पड़ेगा कि क्या ये सफिशेंट ग्राउंड है कंटेम्प्ट नहीं होने का। अगर कोर्ट ये ग्राउंड लेने के लिए उनको डिस्कस करना पड़ेगा 248, और ज़ाहिर है 248 जब डिस्कस करेंगे तो पूरा का पूरा डिसाइड होगा इशू, और एक दफ़ा इशू डिसाइड होगा तो फिर ये बहुत ही अहम इशू है, आगे आ जाएगा और इस पे काफ़ी काम होगा फिर। और अब होगा पूरा का पूरा के इशू डिसाइड है। जनाब एजाज अहसन ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अदालत ने उन्हें मजबूर किया है, तरद्दुद है और एक अंदर से एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग है कि अब इस्तिस्ना का भी दिफा करना पड़ेगा। एक और मुमताज़ माहिर कानून जनाब बाबर सत्तार का इस हवाले से जवाब है। जी, आर्टिकल 248 की चूंकि पब्लिकली भी बात करते हैं और मुझे एतजाज साहब की ये बात नहीं समझ आई कि अदालत ने मजबूर किया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अगर डिफेंस ही ये लिया है खड़े होके कमरा अदालत में कि आर्टिकल 248 की वजह से मैं ये नहीं लिख सकता, तो ये कहना कि आर्टिकल 248 की वजह से वो नहीं लिख सकते लेकिन ये फिर कंटेम्प्ट भी नहीं बनती इसमें, तो ये लफ्जों का हेर फेर से ज्यादा तो मुझे और कोई बात नहीं नजर आती, क्योंकि बेसिक एक आर्गुमेंट है। और अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसे एड्रेस कर ले कि आर्टिकल 248 की क्या लिमिट्स हैं, किन चीजों में उन्हें इस्तिस्ना हासिल है, और ओरिजिनल ऑर्डर के लिहाज से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल जो एनआरओ में ऑर्डर था उसमें तो इशू एक खत विड्रॉ करने का था और फिर ये था कि आप जब दोबारा खत लिखें तो ये कहें कि पिछला खत आपको गलत लिखा गया था। सो ये खत लिखने में आर्टिकल 248 रेलेवेंट भी है या नहीं, इसके ऊपर भी अदालत फैसला दे देगी और फिर अब 248 का स्कोप भी डिटरमिन कर देगी, जो मेरा ख्याल है कि आइन के पर्सपेक्टिव से तो बड़ी अच्छी बात है कि एक चीज है जिस पे रोज बहस होती है इस मुल्क में, उसकी तशरीह आ जाएगी अदालत की तरफ से। एनआरओ के फैसले पे वज़ीर आज़म ने अमल नहीं किया, तौहीन अदालत की है, इसका तो फैसला होगा। इस सिलसिले में भी शायद हुकूमत को तवक्को नहीं थी कि अब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है कि क्या वाकई सदर को फौजदारी मुकदमात में भी इस्तिस्ना हासिल है। इस सिलसिले में इसकी अहमियत को आज इस केस में जो ये नया मोड़ आया है इसकी अहमियत को उजागर किया बैरिस्टर डॉक्टर फ़ारूक नसीम ने आज हमारे खुसूसी नशरिये में। अभी तक ये स्ट्रेटजी रही थी कि किसी तरह आर्टिकल 248 का फैसला ना हो और उसमें बार बार ये मीडिया में और बाहर तो बातें करते थे, लेकिन अदालत में इन्होंने कभी फॉर्मली बात नहीं की और उससे टाइम गेन किया। उनकी स्ट्रेटजी थी, उसमें किसी हद तक ही कामयाब हुए, लेकिन बिल आखिर ये पिवट है इस केस का। 248 का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है और होना चाहिए। सुतून है इस पूरे केस का, इस फैसले का कि इस बात का फैसला हो जाए कि सदर को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना हासिल है या नहीं, और इसलिए इसकी अहमियत है कि न सिर्फ ये कि बैरून मुल्क या बाहर जब ये ख़त या स्विट्ज़रलैंड को ख़त लिखा जाएगा उसमें अब ये तहरीर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर लिखा जाएगा कि इस्तिस्ना सदर को नहीं था तो अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है। और इसके अलावा मुल्क के अंदर वो मुकदमा जो एनआरओ के इस मुकदमे के बाद जो ख़त्म किए बहाल किए गए उस पर अब कार्रवाई रुकी हुई है, क्योंकि सदारती इस्तिस्ना का मामला तय नहीं हुआ। वो तमाम मुकदमात जो मुल्क के अंदर जनाब आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ दायर हुए थे, अक्सरियत उनकी जनाब नवाज शरीफ के दौर में थी,
क्या उन मुकदमात का दोबारा इजरा हो जाएगा इस फैसले के बाद कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है या नहीं, और उसके असरात क्या होंगे उन मुकदमात पर जो नैब में ज़ेर समात है, मुख्तलिफ नैब अदालतों में वो मुकदमात ज़ेर समात हैं। इसका तफसीली हमें एक इजमाल, एक जायज़ा पेश किया है अखबार दी न्यूज़ के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने। नैब टाइटली कंट्रोल्ड है अंडर लॉ मिनिस्ट्री, और इसको बेइंतहा एक इंतहा की हद तक इसको मिसयूज़ किया गया है। और चूंकि अपनी मर्जी के लोगों को अपॉइंट करके, तो एनआरओ की जब क्वेश्चनमेंट हुई, तो उसके बाद जब रीओपन हुए केसेस, तो तकरीबन जितने भी जो मेजर प्लेयर्स थे और जो प्रेसिडेंट साहब के इर्द गिर्द जितने भी करीबी लोग थे, तकरीबन उन तमाम लोगों का एक्विटल हो चुका है थ्रू फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन। वहां पे जाके केस लड़ा ही नहीं गया। आप और ये खुद बल्कि उनको सपोर्ट करते रहे कि हाँ इनको आप एक्विट कर दें, हमारे पास है ही कुछ नहीं ये। और जबकि अरब रुपए खर्च किए गए प्रोसिक्यूशन के ऊपर, एविडेंस कलेक्शन के ऊपर, तो और जब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स ने उन लोगों को एक्विट किया, तो एक केस में भी अपील तक नहीं की गई हाई कोर्ट्स में। और जहां तक प्रेसिडेंट जरदारी साहब का केसेस का ताल्लुक है, एसजीएस केस में, कोटेक्ना में और ARY गोल्ड में, आप अगर उन जजमेंट्स को पढ़ें तो आप हैरान होंगे कि उन तमाम तीनों जजमेंट्स की लैंग्वेज तकरीबन एक है, पैराग्राफ्स एक हैं, और उसमें उन्होंने ये तो कहा है कि इनको अभी प्रेसिडेंट साहब हमारे सामने पेश नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने ये लिख दिया तीनों केसेस में कि तकरीबन कि जी प्रेसिडेंट साहब तो मासूम हैं, उनका तो इसमें कोई कसूर ही नहीं है। और जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, मैंने नहीं कभी देखा कि इस तरह हो। एक ही कोर्ट में एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नैब का भी है, उसको एक दूसरे केस में, वो भी एनआरओ के केस में एज प्रोसिक्यूशन विटनेस पेश किया गया। ये जब हमने लिखा तो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने इसके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर की हुई है। अभी ये जो केसेस हैं, इनके ऊपर कोई इंक्वायरी हो रही है कि अब इसका क्या होना है, बिकॉज जो अपरेंटली ये बड़े अजीब तरीके से केसेस का फैसला किया गया, और इसमें नैब का इंतहाई, न सिर्फ उन जज साहब का, बल्कि नैब का कोई अजीब व गरीब किस्म का रोल था। जो भी फैसला होगा, फैसला हो जाएगा कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है या नहीं, मगर ये बात बिलाशुबा यकीनी है कि आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अजीम दिन था। अदलिया की आज़ादी के लिहाज से बहुत अजीम दिन था। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बहुत बावकार तरीके से अपने दूसरे वज़रा के साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। बहुत बावकार तरीके से उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया, फिलबदी उन्होंने ये मौक़िफ़ बयान किया। फ़ैसला जो भी होगा अदालत की और अदलिया की और इंसाफ की सरबुलंदी का ही फ़ैसला होगा, इस पर हम राय लेते हैं। और इसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब कमरुज़्ज़मा कायरा। बहुत नवाजिश कायरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में। आप फरमाइएगा कि आप की पार्टी और हुकूमत इस चीज़ के लिए तैयार थी कि इस मुकदमे में, इस मरहले पे ये मामला भी अब अदालत तय कर दे कि सदर को इस किस्म के फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना हासिल है या नहीं, या ये कार्रवाई का हिस्सा कुछ गैर मुतवक्के रहा? कामरान साहब, आज सदर साहब, आज जो वज़ीर आज़म साहब ऐवान में पेश हुए, अपने बड़ा दुरुस्त फरमाया कि वज़ीर आज़म साहब ने ऐवान में बड़े बावकार तरीके से, बड़े तामुल से उनकी सारी एलाइज पार्टी जो साथ जाके उन्होंने अपना मौक़िफ़ कोर्ट के अंदर बयान किया। और हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम अदालतों से नहीं लड़ते, वो कोई और हैं, हम अदालतों के अंदर अपने मुकदमात लड़ते हैं, और ये हमारा शुरू से मौक़िफ़ रहा है। जहां तक आज के इस मुकदमे का ताल्लुक था, चौधरी एतजाज अहसन साहब ने इस मुकदमे में बड़े भरपूर तरीके से अपने दलाइल दिए, और उन्होंने कोर्ट को बार बार ये बात कही कि आज के मुकदमे में वो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से या मेरिट्स के हवाले से बात नहीं कर रहे, बल्कि ये खालिसतन कंटेम्प्ट केस जो था उसके हवाले से कि क्या वज़ीर आज़म साहब ने जो मौक़िफ़ लिया है या लिया था वो बोनाफाइडे था या नहीं था, उस हवाले से था। कोर्ट के अंदर इस पर बड़ी तफसीली बातें हुई, और इम्यूनिटी के बारे में जब बात हुई, अदालत ने ये फरमाया, चौधरी साहब ने बार बार कहा, अदालत के कहने पे चौधरी साहब ने कहा ठीक है, अगर अदालत समझती है कि इस इशू पे डिबेट की जाए या इस इशू पे असिस्ट किया जाए कोर्ट को, तो वो उसके लिए भी तैयार है। तो ये बड़ा वाज़े तौर पे चौधरी साहब ने नुक्ता नजर लिया, लेकिन अदालत के हुक्म पे ये बात उन्होंने जरूर एक्सेप्ट की।
लेकिन कारी साहब इसके इम्प्लीकेशंस तो हैं, वो तो वे करने होंगे, क्योंकि जो सदारती इस्तिस्ना जो हुकूमत का इस मामले में केस है उसका ये सतून है कि सदर साहब को इस्तिस्ना हासिल है आइन की शिक 248(2) के तहत। लेकिन अब अदालत का जो भी इसमें फ़ैसला आए, तो अगर मनफी फ़ैसला आता है आपके लिहाज से, तो इसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है आपके ख्याल में? क्योंकि सदर के जो मुकदमात मुल्क के अंदर हैं, मुल्क के बाहर जो इश्यूज़ हैं, वो अब सारा इससे जो है वो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। देखिए कामरान साहब, गुजारिश ये है कि इसके अंदर चौधरी साहब ने आज इस पे आर्गू तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने इब्तदाई आर्गूमेंट में एक जुमले के तौर पे ये बात जरूर कही, जब ये सवाल उठा कि इम्यूनिटी इन्वोक की जाएगी या इम्यूनिटी सीक की जाएगी, तो उन्होंने ये बात मिसाल देते हुए कही कि फर्ज करें कि जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ अगर कोई बंदा दरखास्त देता है किसी हाई कोर्ट में, तो क्या वो दरखास्त एडमिट होने के बाद अदालत में जाके वो अपना या उनका काउंसिल अपना मौकफ देगा, वो अपनी इम्यूनिटी क्लेम करेंगे, या अदालत उनको या उनका अदालत का जो अमला होता है या रजिस्ट्री होती है वो उसको इलिमिनरी खारिज कर देगी क्योंकि वो इम्यूनिटी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। ये उन्होंने आज एक छोटा सा जुमला जरूर कहा। हमारा इशू ये है, मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा, मैंने आज दिन भर भी ये कहा कि अदालत के अंदर जिस मामले पे मुबाहिसा या बहस जारी है या जहाँ हुकूमत का केस जारी है, उसके अंदर जब हम वकला की या साबिक जजेस की या साबिक चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ देते हैं कि क्या ये इम्यूनिटी है या नहीं है, तो हम समझते हैं, हो सकता है ये ऐसा ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अदालत के उस फैसले पे असरअंदाजी है या असरअंदाज हुआ जा सकता है, क्योंकि आज हर जगह टेलीविजन हैं और इस तरह ओपिनियन जो है मुख्तलिफ सीनियर लोगों के, लॉयर्स के, या खास तौर पे साबका जज साहबान के, जिनका बहुत सारे चैनल्स ने उनके इंटरव्यूज भी दिए, इस तरह अदालत के अंदर एक केस है, आपको अदालत पे एतमाद है, मुझे भी है, अदालत के फैसले आने के बाद आप उस पर अपना नुक्ता नज़र दे सकते हैं, मैं दे सकता हूँ, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर हम इसके ऊपर, उसके मेरिट्स के ऊपर और अगर की बुनियाद पे, इफ्स एंड बट्स के साथ कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, इसकी बुनियाद पे अगर हम अपने कमेंट्स करेंगे तो ये अदालत के फैसले को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आज दूसरी बात ये भी है कि इफ्स एंड बट्स के साथ जो होने वाले सवाल हैं उसमें इबहाम होते हैं। इससे मुराद आज चौधरी साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा, जब जज साहब ने कहा कि अगर 90% केस आपके हक में जा रहा है, 10% चांस अगर हो कि आपके हक में फैसला ना आया तो फिर, तो उन्होंने कहा हम आइन के ऊपर अमल करेंगे, तो ये बात हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है, आज भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कमरुल ज़ाहिरा। तफसील से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमती मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे एक और बहुत अहम मामला ये है कि जनाब एतजाज़ एहसन का बेहतरीन बाउसूल इमेज है, पॉलिटिशियन की हैसियत से भी, लॉयर की हैसियत से भी एक पाकिस्तान के हीरो हैं, और उनकी जो खिदमात रही हैं, जो उनका कंडक्ट रहा है वकील की हैसियत से भी, पॉलिटिशियन की हैसियत से, वो बहुत ही शानदार रहा है। लेकिन इस मामले के अंदर अब उनका ये इमेज, उस पर क्वेश्चन भी किए जा रहे हैं, वो पब्लिक स्क्रूटनी के लिए अपने आप को पेश भी कर रहे हैं। एक सख्त मौका है, इम्तहानी कैफियत है जनाब एतजाज़ एहसन की अपने इस इमेज के साथ, उसका जिक्र कर लेते हैं और तस्करा एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में जो आज अहम मौज़ूआत हैं उसमें एक अहम मौजू ये भी है कि जनाब एतजाज़ एहसन अपना बाउसूल इमेज बचा पाएंगे, क्योंकि अब वो वकील हैं उस केस में जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2 साल से ज़ायद अरसे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज़ाद अदलिया के इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, और वो वज़ीर आज़म हैं जिनका इमेज गवर्नेंस के हवाले से, शफ़ाफ हुकूमत के हवाले से, करप्शन स्कैंडल के हवाले से कोई बहुत शानदार इमेज नहीं है। आज जनाब चौधरी एतजाज़ एहसन अपने बाउसूल इमेज के साथ वज़ीर आज़म के इस इमेज का करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसीलिए माहौल कुछ बदलता नज़र आ रहा है, और इसकी एक झलक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रेमिसेस में भी नज़र आई जब ये केस की समाअत शुरू हुई, और उस किस्म के पुरशगाफ नारे जो कि जनाब एतजाज़ एहसन जब वकला तहरीक की सरकर्दगी कर रहे थे सुनाई देते थे सुप्रीम कोर्ट की इमारत में, इसके आसपास वही उसी किस्म के नारे आज सुनाई दिए, मगर आज इन नारों का टारगेट जनाब एतजाज़ एहसन खुद थे। अदालत ने फरवरी की पहली तारीख मुकर्रर की है, फरवरी की पहली तारीख मुकर्रर की है मज़ीद कार्रवाई के लिए, वो उनको नारे लगा लेने दें। चीफ जस्टिस मेरा भी तो है, ऐसी क्या बात है।
जनाब एतजाज़ अहसन को कहना पड़ा कि चीफ जस्टिस मेरे भी हैं। उन्होंने पूछा नारे क्या हैं, तो उन्होंने कहा हुकूमत का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये नारे गूंज रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इतने तेज़ नारे थे कि जनाब एतजाज़ अहसन को अपनी मीडिया टॉक, वो चीज़ जो कि वो बड़े बावक़ार अंदाज में और बड़े शानदार अंदाज में किया करते थे, आज उसको मुख्तसर करना पड़ा। एतजाज़ अहसन साहब को ये नारे जो सुनने पड़े, जो माहौल का सामना है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे पहले जनाब एतजाज़ अहसन का इमेज जो आसमान पे जा पहुंचा, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उन्होंने उस तहरीक की सरकर्दगी की थी, उसकी सरबराही की थी जिसका मकसद पाकिस्तान में अदलिया की बहाली थी, जिसका मकसद डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जद्दोजहद थी, जिसका मकसद पाकिस्तान में इंसाफ की और कानून की हुक्मरानी कायम करनी थी। मगर आज जिस केस में वो वकील हैं, उसमें मामला है उस हुकूमत का, उस वज़ीर आज़म का जिसने 2 साल से ज़ायद अरसे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल नहीं किया। एक नहीं बल्कि कई ऐसे अहकामात मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिस पर उन्होंने अमल नहीं किया। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पर अमल नहीं किया, कई अहकामात पर अमल नहीं किया, उनके वजारत के, उनकी काबीना के कई वज़ीर ऐसे हैं जो इस वक्त करप्शन के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में निपटा रहे हैं। वह जनाब एतजाज़ अहसन के मुवक्किल की काबीना के 2 वज़ीर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करप्शन की रकम लेने के इल्ज़ामात पर मुकदमे चल रहे हैं। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर ख़ुद इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने एक 10वीं पास शख्स को पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। वज़ीर आज़म के हवाले से, उनकी गवर्नेंस के हवाले से कई मुकदमात नाअहली के, करप्शन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं। ख़ुद वज़ीर आज़म की हुकूमत का जो इमेज है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, वो जनाब एतजाज़ अहसन के लिए किसी तारुफ का मोहताज नहीं होगा। लेकिन आज वो दिफा कर रहे हैं वज़ीर आज़म का, इस हुकूमत का और इस मामले का जिस पर में उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। दूसरी अहम बात यह है कि जनाब एतजाज़ अहसन इस मामले में ख़ुद एक उसूली मौक़िफ़ अपना चुके हैं, कई बार उसका इजहार कर चुके हैं, बिला तरद्दुद कह चुके हैं कि इस मामले में यानी कि NRO फैसले में हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ये कि 2 टोक अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें और उसको फौरी तौर पर उस पर अमल किया जाए। लेकिन जनाब एतजाज़ अहसन जब आज बयान देने के लिए आए, वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ के लिए वकील की हैसियत से सामने आए, तो वो अपने उस उसूली मौक़िफ़ का इआदा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कह रहे थे कि ख़त तो लिखा ही नहीं जा सकता जब तक सदर आसिफ अली जरदारी सदर है, क्योंकि उन्हें सदारती इस्तिस्ना हासिल है। इस बात का दिफा कर रहे थे कि ख़त नहीं लिखा तो अच्छा किया, क्योंकि इसकी पाबंदी वज़ीर आज़म पर लाजिम नहीं थी। आज जनाब एतजाज़ अहसन ने जो मौक़िफ़ अपनाया उसका एक झलक हम हासिल करते हैं, और इसके लिए हमारे साथ जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। मुख्तसरन बताइएगा एतजाज़ अहसन साहब की आर्गूमेंट्स क्या थी आज? जी हाँ कामरान साहब, चौधरी एतजाज़ अहसन का अपने इब्तदाई दलाइल हैं उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सदर को मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना हासिल है, और इसके हवाले से उनकी दलील ये थी कि ये इस्तिस्ना सिर्फ इसलिए नहीं है कि सदर आसिफ जरदारी सदर हैं, और जब वो सदर नहीं रहेंगे तो उनका कहना था कि हुकूमत ख़त लिख देगी। इस हवाले से जब अदालत ने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए तो उनका ये कहना था कि उनके मौक्कल जो हैं वो सुइस काम को ख़त नहीं लिख सकते, ये उनकी कैपेसिटी नहीं है, और जब आइन उन्हें इजाज़त देगा तो वो ख़त लिख देंगे। इस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा का ये कहना था कि वो तो कहते हैं कि वो अमल दरामद करना चाहते हैं और आइन की वजह से कासिर हैं। तो इस पर चौधरी एतजाज़ अहसन का कहना था कि उनका मुवक्किल वही करेगा जिसकी आइन उन्हें इजाज़त देगा, और आइन सदर को मुकम्मल इस्तिस्ना फराहम करता है। जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था तो फिर वो क्या वजह थी कि जिसकी बुनियाद पर कहा गया कि कम वट में। तो इस पर चौधरी एतजाज़ अहसन का ये कहना था कि ये बात मीडिया में है और ये उनके मुवक्किल से मुतालिक नहीं है। उनका कहना था कि मीडिया उन पर दबाव डाल रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। इस पर जस्टिस नासिर मुल्क जो थे उन्होंने चौधरी एतजाज़ अहसन को इस पर टोका और कहा कि आप अपने आप को सिर्फ जो अपने मुवक्किल का केस है उस तक महदूद रखें। इसी तरह चौधरी एतजाज़ अहसन का ये मौक़िफ़ था कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो ख़त नहीं लिखा सुइस काम को, उसकी वजह यह है कि वो नेक नीति से ये समझते हैं कि सदर के ओहदे को इस हासिल है। इस पर जब समाअत का इख्तिताम हो रहा था तो आइन के आर्टिकल 248 के हवाले से और ख़त लिखने के हवाले से जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने चौधरी एतजाज़ अहसन से ये कहा कि चौधरी साहब, आपकी जो पहले एडवाइस थी कि ख़त लिखने में कोई हर्ज नहीं है, मेरा ख्याल है कि आपके मुवक्किल को उस पर गौर करना चाहिए। तो इस पर एतजाज़ अहसन का ये कहना था कि मामला ख़त लिखने का नहीं है,
मामला जो है वो इशू जो है वो खत लिखने का नहीं है, बल्कि इशू ये है कि खत ना लिखने से अदालत होती है। बहुत शुक्रिया। क़य्यूम सिद्दीकी बता रहे थे और जस्टिस नासिर खोसा ने पूछा कि जो आपकी हमेशा से मौक़िफ़ रहा है वो आप मशवरा क्यों नहीं दे रहे। वो मशवरा एतजाज़ साहब मेरे ख्याल में इस वजह से नहीं दे रहे कि अगर वो मशवरा उन्होंने दिया या वो मौक़िफ़ जिसका कि वो मुसलसल इजहार करते रहे, आज अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मौक़िफ़ का इजहार कर देते तो उनके मौक्किल यानी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का दिफा मधम हो जाता, मुनहदिम हो जाता, कोलैप्स हो जाता, ना वो केस रहता ना उनका मौक़िफ़ रहता, क्योंकि जनाब एतजाज़ एहसन इस सिलसिले में 2 टोक राय दे चुके हैं। बहुत सारी आपने एतजाज़ एहसन की 2 टोक राय सुनी है, हम आपको एक और सुनाते हैं। मई 2010 में 2 साल कबल उन्होंने ये 2 टोक राय हमारे मुमताज़ प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दी थी। क्या करना चाहिए हुकूमत को? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ख़त लिखो स्विट्ज़रलैंड को, और अगर वो मतन भी बता देते हैं, अब ये होगा, पहले अगर लिख देते हुकूमत अज खुद लिख देती तो इतना सादा सा ख़त लिखा जा सकता था। जो ज़फ़र साहब अभी फरमा रहे थे कि उसका मतन सीधा सा ये है कि क़य्यूम वाला लेटर जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत उसको वापस ले रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं। पहले लिख दिया होता तो वो तो सिंपल सा एक ख़त लिख दिया जाता, तो उससे सुप्रीम कोर्ट का NRO का फ़ैसला 15 दिसंबर वाला उसकी सेटिस्फैक्शन हो जाती, उस पर अमल दरामद हो। अब शायद हो सकता है कहे कि ज़रा ज़्यादा तफसील से ख़त लिखो, एक बात। दूसरी बात यह है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है ख़त लिखो और हुकूमत ख़त नहीं लिखती, वो एक ज़्यादा संगीन बात है, मामले है। यही तमाम बातें अगर आज चौधरी एतजाज़ एहसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर देते तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस केस का क्या आलम होता, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के मुस्तक़बिल का क्या आलम होता। यही वजह है कि जनाब एतजाज़ एहसन के इमेज के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि इस किस्म का मौक़िफ़ उनका रहा है। एक वो मौक़िफ़ था, एक वो मौक़िफ़ है जो कि आज जिसका इजहार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया कि ख़त तो लिखा ही नहीं जा सकता, क्यों नहीं लिखा जा रहा, और ये भी कि ख़त नहीं लिखा जा सकता जब तक जनाब आसिफ अली ज़रदारी सदर हैं। लेकिन वो बातें जो वो इससे पहले कहते रहे हैं अब वो बात नहीं कर रहे, और यही वजह है कि इमेज का जो उनके इस वक्त इशू सामने आया है जिस पर ये बहस हो रही है, वो यही है कि इससे पहले वो एक उसूल की वकालत कर रहे थे, एक उसूल की तहरीक की वो सरकर्दगी में थी, उनकी सरबराही में वो चल रही थी। आज जिस केस का वो दिफा कर रहे हैं उसके बारे में उनका अपना दिल, उनका अपना मन, उनका अपना मौक़िफ़ उससे तसादुम करता नज़र आ रहा है। ये रही अलग बात कि जनाब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत का इमेज क्या है, और उनकी हुकूमत के इस इमेज के हवाले से उसमें होने वाली बदउनवानियों के हवाले से इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन से केसेस ज़ेर समात है। यही वजह है कि जनाब एतजाज़ एहसन अपने इमेज की आजकल जंग लड़ते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जनाब एतजाज़ एहसन की इस आज के जो पोजीशन है उस पर हम बात करते हैं, और इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे मुमताज़ सहाफ़ी अखबार न्यूज़ के रेजिडेंट एडिटर इस्लामाबाद में मोहम्मद मालिक से। मालिक साहब, ये फरमाइएगा, एतजाज़ साहब एक तरफ तो हुकूमत का वज़ीर आज़म की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दरअसल इस वक्त वो अपने जो उनका इमेज है, इनका जो परसोना है, उसकी भी एक लड़ाई लड़ते नज़र आ रहे हैं। देखें, जहाँ तक ये कोर्ट के बाहर भी नारेबाजी हुई, जो जहाँ तक ये मीडिया में भी बहस चल रही है कि एतजाज़ एहसन अपना जो है स्टांस बदल गए हैं, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा को खुद भी इस बात का एहसास है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे बहुत ब्लेडे हो रही है। और ये भी इशू उठ रहा है कि एतजाज़ जिन्होंने अपने बोनाफाइड अगर क्वेश्चन किए हैं स्टांस बदलने से, तो वो प्राइम मिनिस्टर के बोनाफाइड कैसे स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन टू बी फेयर टू हिम, उन्होंने अदालत में भी कहा आज कि जी मुझे तासुब दिया मीडिया में और बहुत बहस हो रही है कि शायद मैंने अपना स्टांस बदल दिया है, तो मैं इससे भी बात करना चाहता हूँ। तो इस बल्कि जस्टिस नासिर मोल्क ने ये कहा कि आप इस वक्त दूसरे मुकदमे के सिलसिले में हैं और आप मीडिया और बाकियों को छोड़ें, आप इस पर बात करें। तो एतजाज़ जो है उनको बिल्कुल इस बात का एहसास है, और मेरा ख्याल है कि जैसे अभी प्रोसीडिंग चलेंगी, एतजाज़ डेफिनेटली इस बात पर भी बात करेंगे और उस पर क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर है वो एक ज़माने में बिल्कुल चीफ जस्टिस के चीफ स्पोर्ट्समैन, लॉयर समझ लें, हर किस्म से उनके ड्राइव करते रहे पूरे मुल्क में, तो बहुत ही करीब था। आज भी उन्होंने फैसला उसके बाद किया था कि कभी उनकी अदालत में नहीं जाएंगे। और आज जब गवर्नमेंट टोटली हुकूमत के खिलाफ ही आप कह लें खड़ी हुई है, जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान में एक महाज बना हुआ है, तो
उस वजह से इन पर्टिकुलर जो सर्कमस्टांसेस इस तरह से हैं कि एतजाज़ का एक दूसरे स्टांस की तरफ जाना लोगों को काफ़ी नागवार गुजर रहा है। लेकिन अगेन मेरा ख्याल है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, एतजाज़ एज लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट और एतजाज़ एज एन इंडिविजुअल, जो उनकी अपनी राय है, हमें इसमें फ़र्क ज़रूर रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक हमारे साथ थे। जनाब एतजाज़ एहसन इस इमेज की लड़ाई में हारें या जीतें, अपना इमेज बरकरार रख पाएँ, मगर हमारी नेक ख्वाहिशात जनाब एतजाज़ एहसन के साथ हैं और रहेंगी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए इसी दौरान एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई है, क्योंकि एतजाज़ एहसन ने ही कह दिया है कि वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGI-SI के चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेमो हवाले से ख़त लिखने में जो वज़ीर आज़म ने मौक़िफ़ इस्तेमाल किया है वो गलत है। आर्मी चीफ और DGI-SI ने कानून के मुताबिक काम किया है, वज़ीर आज़म के मुताबिक गैर कानूनी और गैर आइनी काम नहीं किया है। मुश्किल कैफियत है इस वक्त ये वज़ीर आज़म की, इस पर हम बात करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद।